रिसर्च वगैरह में तो बाद में आए, जब हमने पढ़ाई करी और पीएचडी करी उसके बाद ये समझ में आया, लेकिन उससे पहले भी हम भी अपने टीन एज में यही करते थे। किस तरह का स्ट्रेस आज बच्चा ले रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, बच्चों की मेंटल एबिलिटी खत्म हो गई है। आज तक समझ नहीं आई है। उनके द्वारा कहा जाता था कि अगर हम ये रहस्य बता दें, है ना, कि कैसे पीलिया का इलाज किया जा रहा है, कैसे मकड़े का इलाज किया जा रहा है, तो वो आप पे सूट नहीं करेगा। डॉक्टर आपको बुखार में पीसीएम लिखता है तो आपको पता चल गया, आपको पैरासीटामोल दिया और वो सोच के आप खा रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी तो खत्म नहीं हुई ना। उसकी पार्टी का पार्विफ्लोरा होती है, एक कर्नाली जो घरों के आसपास मिल जाती है। तो केरोसिन ऑयल होता था, मिट्टी तेल में भिगा के और वो कर्नाली अपने माथे पे लगाया और सर दर्द गायब हो जाता था। क्या कुछ ऐसी मेडिसिन है कि यदि वे वहाँ अगर मेडिसिन का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो वे इन प्लांट से कहीं ना कहीं नीम का जो जूस होता है, इसको फीवर में, इवन पीलिया में भी इसको दिया जाता है। क्या तो गिलोय तो रामबाण है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जी। तो आपने देखा बीपी की बीमारियां काफ़ी हो रही हैं, हार्ट डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन और तन जी। एक बात, दारू हल्दी का जूस मार्केट में आप देखेंगे, आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा, दारू हल्दी जूस करके बिकता है, तो किंगोड़ के जड़ों का जूस है। तो दूसरी तरफ आप कोई दूसरा रोड मैप लेके इसको सस्टेनेबल या डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। कोई अगर आप पे रूट मैप हो इसका, तो कढ़ाई करछी या जो भी होता था सब वो लोहे के होते, तो आयरन डिफिशियंसी खत्म हो जाती थी। और आज क्या है, उसको रिप्लेस कर दिया एल्युमिनियम ने, उससे तो कैंसर। और इंगड़ा अगर मैं बताऊं, इसमें इसकी प्रोटीन कंटेंट इसमें सब ज़्यादा है, लगभग 25 से लेके 50% तक इसमें क्रूड प्रोटीन पाए जाते हैं। की चीज़ों को आगे लाने की ज़रूरत है, इनको पहचानने की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है ना, मॉडर्नाइजेशन। पेड़ पौधे हमें केवल छाया नहीं देते, बल्कि हमें एक सीख भी देते हैं कि जीवन में कैसा भी समय आ जाए, हरा भरा रहने में यही फ़ायदा है। जी हाँ, और आज 12 मास के मंच पे हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना एक लंबा समय इन पेड़ पौधों को समर्पित कर दिया। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, मैं कुलदीप सकलानी और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे 12 मास पर। और आज 12 मास के इस मंच पर मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब, जिनको डॉक्टर साहब से ही हम लोग पुकारते आ रहे हैं, डॉक्टर राधा वल्लभ कुनियाल जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हेमंतनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में। सर, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और काफ़ी खुशी हो रही है कि आज आपने अपना अमूल्य समय, क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी शोध के क्षेत्र में चले जाता है तो फिर उसका समय निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने हमारा और हमारे जितने भी दर्शक हमसे ये पर्सनली, क्योंकि सर मैं बताऊं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हाँ भाई, आप अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाइए, और जैसे हमने आपसे संपर्क किया आपने तुरंत यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया, तो एक बार फिर से आपका थैंक्स। ठीक है सर, आप धन्यवाद सकलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पेड़ पौधों के बारे में अपने दर्शकों को और आप लोगों के माध्यम से जानकारियाँ प्रदान करना चाहता हूँ। और मैं जब भी इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो मैं भी बहुत उत्सुक रहता हूँ। सर, आप उत्सुक रहते हैं और उससे ज़्यादा उत्सुक आज हम और जो अभी हमें देख रहे होंगे वो ज़्यादा शायद उत्सुक होंगे। सर, आपसे आज बहुत ही रोचक और मज़ेदार बातें, क्योंकि मैं अपने बचपन में भी लेके जाऊंगा, जो हमें देख रहे हैं उनके बचपन में भी लेके जाऊंगा, क्योंकि आपका जो शोध का विषय रहा है वो एक ऐसे फील्ड से रहा है, वनस्पति विज्ञान हो या पर्यावरण हो, जो कि हर एक के जीवन को छूने वाला पहलू है ना। और हमारा बचपन भी, क्योंकि जब हम बचपन में खेल कूद करते थे, इन्हीं प्लांट्स के बीच निकला है। सर, आपसे इस रोचक बातचीत को आज शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे अभी दर्शक हमें देख रहे हैं 12 मास पर, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर हमारे साथ साझा करें, फिर इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़रूर सकलानी जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैंने हेमंतनंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान विभाग में पीएचडी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने डीएसटी यंग साइंटिस्ट युवा वैज्ञानिक के पद पे मैं 2009 से 2012 तक उस पद पे रहा। तब से लेके 2012 से लेके और अभी तक मुझे लगभग 15 से 16 सालों का अनुभव हो गया है शोध और रिसर्च का। और उसके साथ साथ टीचिंग फील्ड में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पढ़े हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भाई मैं अपने क्षेत्र में, मैं हिमालय के सुदूरवर्ती गांव में मेरा जन्म हुआ और इन पेड़ पौधों प्रकृति के बीच ही मेरा जन्म हुआ। और मेरा बचपन से एक लगन थी कि भाई मैं पेड़ पौधों पे रिसर्च करूंगा और मुझे इसी पे रिसर्च करनी। तो आज बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं समाज में इस तरह की अवेयरनेस फैला रहा हूँ, अपने विद्यार्थियों को नॉलेज दे रहा हूँ अपनी शोध और अपनी टीचिंग के थ्रू।
तो ये सर क्योंकि आपने तो, मैंने कहा था ना, मुझे बहुत आज ये पहलू टच कर रहा है अंदर से डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपने इसको अपना एक जीवन का लक्ष्य बना लिया है ना, पेड़ पौधों को। और जब हम जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे और किताबों से मोहब्बत कर रहे होंगे, उस वक्त हम जंगलों में जाके जिन पे आप स्टडी कर रहे थे उनको खाने का काम करते थे, है ना। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, या बेडू हो गया, हिस्सर हो गया, किनगोड हो गया, घिंगारू हो गया, जो हमारी लोकल भाषा में हम कहते हैं ना। तो आप जब इन पे रिसर्च कर रहे थे, हम इनको खाने का काम कर रहे थे। और कहा जाता था, जब हम जेब में भर के ले जाया करते थे हिस्सर, तो घर में मार भी खूब खाते थे कि यार ये क्या करके आ रहे हो, है ना। वो सब यादें मुझे अब, क्योंकि जब आप कह रहे हैं गंदे कर दिए, जी, सारे कपड़े सर वो सब किए और सभी लोगों ने किए होंगे। तो शुरुआत यहीं से, क्योंकि अब आपने मुद्दा छेड़ा है तो यहीं से करते हैं। क्या वो हमने ठीक किया है, या जो आजकल के बच्चे अगर उनके पेरेंट्स उनको खेलने भेज रहे हैं तो वो टॉफ़ी और चॉकलेट्स और चिप्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो कुछ आप पहले इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपका अध्ययन इसी विषय में रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी बचपन वैसे ही गुजरा है और हमने भी रिसर्च वगैरह में तो बाद में आए, जब हमने पढ़ाई करी और पीएचडी करी उसके बाद ये समझ में आया। लेकिन उससे पहले भी हम भी अपने टीन एज में यही करते थे भाई। नियर बाय जितने भी, जैसे किंगोड़ हो गया, बेड़ू हो गया, बुरांस के फूल तक हम खा जाते थे। इवन मुझे आज भी याद है, कई बार हमें नशा लग जाता था, क्योंकि उसमें जो है ना कुछ इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं उसके फ्लावर में, स्टेमिन्स आप जानते हैं, बुरांस के फूलों में। तो हम लोग पूरा खा जाते थे उसे। पेड़ों में चढ़ना तो मार हमें भी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने शोध किया और हम बड़े हुए, तब हमें समझ आए कि इसकी तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पोषक तत्व तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ औषधीय जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज जो आपने क्वेश्चन छेड़ा, बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि आज लोग जो है बच्चों को जो है सब जो हम क्या एडल्ट्रेटेड फूड कहें या चिप्स या फास्ट फूड पे रिलाई कर रहे हैं, तो सब गलत है, क्योंकि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, उनके फिजिकल हेल्थ पे पड़ रहा है, किस तरह का स्ट्रेस आज बच्चा ले रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, बच्चों की मेंटल एबिलिटी ख़त्म हो गई है, उनका पेशेंस नहीं रह गया उनके अंदर। वो रीज़न यही है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन, ये तो हमने बचपन से सुना है। तो जिस तरह का हम खाना खाएंगे उस तरह का हमारा बॉडी और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होगा, वो तो स्वाभाविक है। तो हमारा टाइम कहीं बहुत अच्छा था कि हम प्रकृति के बीच में थे और प्रकृति की बनी हुई चीज़ों को ही हमारा जो प्रिय भोजन कहें या हमारे स्नैक्स थे, इस तरह के थे। तो उन्हीं का असर है कि हम मतलब थोड़ा एक मेंटल लेवल ऊपर रखते हैं, स्ट्रेस को झेलने की क्षमता ज़्यादा है, पेशेंस थोड़ा ऊपर है जी, है ना। तो ये बहुत यानी कि कहीं ना कहीं अगर हमने खेलते खेलते उन चीज़ों का अगर सेवन भी किया, उनको खाया है, तो वो ठीक था। वो बहुत ज़रूरी है और फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सर क्या उनमें भी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती थी? हाँ जरूर, हर प्लांट में है, हर पौधे के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम किंगोड़ की बात है तो किंगोड़ की अपनी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी बात, जैसे किंगोड़ है, हिस्सर की हम बात करते हैं, तो इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। ओके। होता क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हम जो है कोई भी फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्री रेडिकल्स को तैयार करता है। वो फ्री रेडिकल्स का बॉडी से बाहर निकलना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। अगर वो फ्री रेडिकल्स बाहर नहीं निकलेंगे तो आज भयंकर से भयंकर, बड़ी से बड़ी बीमारियों के मेन जड़ वही है मेरे हिसाब से। चाहे अब डायबिटीज़ हो रहा है या हृदय रोग हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेज हो रही हैं या अदर जो डिसऑर्डर्स हो रही है, इवन कैंसर हो रहा है, तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में जमा हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। इवन किडनी खराब हो जा रही है, किडनी फेलियर हो जा रहा है, तो ये मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर भी हो जा रहा है। तो ये फ्री रेडिकल्स का रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। वो फ्री रेडिकल ये को रिमूव वही प्लांट या वही हमारा भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ उसको आउट कर पाए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी। अब जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में मैंने कहा हिस्सर है, जो हम खाते थे, काफल है, उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ना, और किंगोड़ है, इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर करते हैं, जो हमारे बीमारियों से लड़ने में भी हमें काफ़ी हद तक मदद पहुँचाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर, बहुत संक्षेप में आपने बताई है। और अभी आपने जिक्र छेड़ा कि बहुत सी बीमारी, जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया है ना, मुझे एक याद आ रहा है, अगर मैं सही हूँ तो पहले गांव में, क्योंकि अब तो मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन एक टाइम हमने देखा है बचपन में, जब किसी को पीलिया या मकड़ा या ऐसे कुछ और बीमारियों के नाम अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, होती थी, तो गांव में वैद्य या कुछ होते थे स्थानीय स्तर पर, उनके पास ले जाया जाता था। और उनके पास जब ले जाया जाता था तो वो इलाज भी करते थे, है ना। हो सकता है क्या पता वो इन्हीं मेडिसिनल प्लांट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ उनके पास ऐसी जड़ी बूटियाँ होती होंगी। लेकिन एक बात मेरी आज तक समझ नहीं आई है, उनके द्वारा कहा जाता था कि अगर हम ये रहस्य बता दें,
है ना, कि कैसे पीलिया का इलाज किया जा रहा है, कैसे मकड़े का इलाज किया जा रहा है, तो वो आप पे सूट नहीं करेगा, या वो उसका जो इलाज असर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल करेक्ट, उसका असर नहीं हो पाएगा। ये कितनी सच्चाई थी या इसमें मिथ है, क्या ये था? आप मेरा भी मार्गदर्शन करें और जो अभी देख रहे हैं थोड़ा उनका भी मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी रही है, यही सबसे बड़ी कमी रही है कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान था वो ज्ञान को अपने तक सीमित रखा गया। क्योंकि आज भी सब सरकार भी ये चाहती है, हम लोग साइंटिस्ट ये चाहते हैं, रिसर्चर ये चाहता है कि जो भी हमारा पारंपरिक ज्ञान था, ट्रेडिशनल नॉलेज था, उसको क्या किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज्ञान तो उसी पीढ़ी तक रह गया, आगे तो इनहेरिट हुआ ही नहीं, वो ज्ञान वहीं पर ख़त्म हो गया है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी था, और ये सारा मिथ है, इसको मैं पूरा खारिज करता हूँ कि अगर हमने किसी पौधे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सपोज हमारे पास ये प्लांट है, इसकी जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज करते हैं सपोज, तो डिस्क्लोज करने से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी खत्म हो जाएगी, कि डिस्क्लोज करने से बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी ना। भाई डॉक्टर आपको बुखार में पीसीएम लिखता है, तो आपको पता चल गया, आपको पैरासीटामोल दिया और वो सोच के आप खा रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी तो खत्म नहीं हुई ना, उसकी प्रॉपर्टी तो वही रहेगी। तो ये केवल मेरे हिसाब से उस टाइम पे ऐसा था कि हमारा ज्ञान हम तक रहे, या हमारी मोनोपोली रहे, समाज में हमारा वर्चस्व रहे। मैं तो यही मानता हूँ, मेरे हिसाब से एक मिथ था। जो नॉलेज है, उस नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। नॉलेज तो, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना खर्च करोगे वो बढ़ेगा, वो कम तो हो ही नहीं सकता है। पूरी तरीके से मिथ ही था मेरे हिसाब से, तो पूरा ही मिथ है। जहाँ तक मैंने जो रिसर्च करी है, ये मिथ ही था। तो क्या सर आमतौर पे ऐसे प्लांट्स आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा पीलिया या मकड़ा, जो इनका वाकई में इलाज करते हैं और उससे लाभ भी मिलता है? जी जी, 100% है। हमारे पास जितना भी आप हमारा आयुर्वेद सिस्टम देखेंगे, यूनानी मेडिसिन देखेंगे, या होम्योपैथी में आप देखेंगे, तो हमारे जो पूरे पूर्वज हमारे मेडिसिनल प्लांट से ही, औषधीय पौधों से इलाज होता था। हॉस्पिटल तो ना के बराबर थे पहले, तो सारी चीज़ें हमारी जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट होता था। आज भी अगर आप सुदूरवर्ती गाँव में जाएंगे जहाँ पर इतनी सुविधाएँ नहीं हैं, तो वहाँ पर तो आज भी इन्हीं से ट्रीटमेंट होता है। जी 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 जी। और सर, क्योंकि अभी आपने इन प्लांट्स का जिक्र किया और ये प्लांट्स भी आपने रखा है, बचपन में हम जब खेल कूद के आते थे तो हमने कंडाली भी खूब जम के खाई है ना। घर में पेरेंट्स की खाई है और स्कूल में मास्टर जी की खाई है ना। तो अभी आप डॉक्टर साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, और बाकी लोगों ने भी कंडाली खाई होंगी जरूर। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो मैंने एक दिन, मैं किसी गेस्ट के यहाँ पे गया था, अभी कुछ समय पूर्व की बात है, तो उन्होंने मुझे कंडाली का साग दिया। अच्छा, है ना। अच्छा। और उनका ये कहना था कि आप इसको खाओ। मैंने कहा यार ये क्या है, कि कंडाली का साग है। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ इसका सेवन करता हूँ और ये शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो मैंने कहा आपने सेवन किया, और हमने इसका सेवन दूसरे तरीके से किया, मार के रूप में। तो क्या वाकई में ये कंडाली, जो उनके द्वारा कही गई कंडाली का साग जो परोसा गया, उसके वाकई में फ़ायदे? बिल्कुल, कंडाली औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। भाई बचपन में वो बात अलग है कि पनिशमेंट के तौर पे आपने भी कंडाली खाई, हमने भी कंडाली खाई। तो वो जो बेसिकली जो कंडाली यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना जी, उन कांटों में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, तो फॉर्मिक एसिड वो केमिकल है जो क्या, जैसे चींटी ने काट दिया है, या ऐसे कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं उनने काट दिया, उनमें भी फॉर्मिक एसिड होता है उनके डंक में। तो ये फॉर्मिक एसिड है, उसकी वजह से ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जैसे हिस्टामाइन होता है, एक केमिकल और है, जो हिस्टामाइन है वो भी क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पूरा पेन को और बढ़ा देता है। उसके अलावा जैसे एसिटाइल कोलिन है, वो भी हमारे पेन को और बढ़ाता है। तो एक तरह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और पेन क्रिएट करता है। तो इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, पनिशमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उसको खाने की, आपने कंडाली का साग बहुत खाया है, तो कंडाली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन होता है। आयरन में बहुत रिच, आपने देखा कंडाली अगर ज़्यादा खाते हैं उसकी तासीर गर्म होती है, और कंडाली से क्या होता है, डायरिया भी हो सकता है क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा होता है। और आयरन यानी फॉलिक एसिड का बहुत रिचेस्ट सोर्स है। और आप जानते हैं आज की जनरेशन में तो फॉलिक एसिड यानी कि आयरन की डिफिशियंसी तो है ही। हीमोग्लोबिन लेवल देखें, क्यों, फास्ट फूड पर रिलाई कर रहे हैं, तो आयरन की कमी हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रिस्क्राइब यही किया जाता है कि भाई आपको फॉलिक एसिड लेना है। तो हीमोग्लोबिन लेवल लो है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए जो आयरन, अगर बॉडी में आयरन डिफिशियंसी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होगा, और रेस्पिरेटरी रिलेटेड और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कंडाली बेस्ट है, जो नेचुरल सोर्स है उसका कंडाली है। उसके अलावा बथुआ है, चिनोपोडियम एल्बम जिसका साइंटिफिक नेम है बथुआ। बथुआ तो स्पेशली आपने देखा मार्केट में बिकती है उसकी सब्जी जी। तो बथुआ है, कंडाली है, तो इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए कंडाली को, जो अब मारने वाली बात आई, कंडाली को अगर हम जब अपनी स्किन पे लगा देते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे कांटे वो क्या करता है,
वो मुझे याद है अच्छे से, बचपन में हमारे दादा दादी लोग भी क्या करते थे, माइग्रेन हो जाता था, हेडेक होता था, तो कर्नाली लगाते थे। अर्टिगा पार्विफ्लोरा होती है एक कर्नाली जो घरों के आसपास मिल जाती है, तो केरोसिन ऑयल होता था, मिट्टी तेल में भिगा के, और वो कर्नाली अपने माथे पे लगाया और सर दर्द गायब हो जाता था। तो एक तरह का वो झंडू बाम, आज का जो झंडू बाम है या केसरी मलहम है, उसका भी काम करता। तो माइग्रेन में, हेडेक में, या जॉइंट पेन हो जाते थे कहीं पर, या गठिया हो गया उसके, या अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, इवन पैरालिसिस में भी अगर माना नर्व्स को एक्टिवेट कर देता, जैसे मैंने कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो हिस्टामाइन है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो कर्नाली के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यानी कि अगर बचपन में मैंने और सुनने वालों ने कंडाली खाई है, तो आज कंडाली को दूसरे रूप में सेवन करना यानी कहीं ना कहीं फायदेमंद, बहुत फायदेमंद होने वाला है। और जो सर आप अभी इतने सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं, साइंटिफिक भाषा में बता रहे हैं, इसका लाभ न केवल हमारे दर्शकों को मिलने वाला है, इससे मुझे लगता है आने वाले समय में लोग अब कंडाली के, आपने इतने फायदे बताए, अब ऐसा ना हो कि घर के पास फिर से एक बार कंडाली का एक बाग लगाना शुरू करें। कंडाली का बाग लगाएं, थोड़ा लिमिट में लगाएं, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही लगा दिया। जी सर, मैं अब आपसे कुछ मूलभूत जो लोगों के भी प्रश्न होते हैं, जैसे आजकल इस सीज़न में जब हम आज यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, डेंगू फीवर या बुखार या उसके अनेक रूप हैं फीवर के, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे मेडिसिन का पैसा इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या जो ये आपका इतना लंबा शोध है प्लांटेशन पे और प्लांट्स पे, क्या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि यदि वे वहाँ अगर मेडिसिन का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो वे इन प्लांट्स से कहीं ना कहीं अपना फीवर, चाहे उसके कोई भी रूप हैं, उसमें फ़ायदेमंद हों? कुछ ऐसे प्लांट्स हैं क्या? हाँ, बहुत सारे प्लांट हैं। जैसे आपने डेंगू की बात करी, और इस सीजन में तो बहुत कॉमन हो जाता है डेंगू। तो डेंगू में आपने देखा होगा प्लेटलेट्स काउंट जो है डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए बढ़ाने के लिए पपीते के जो पत्ते हैं उनका जूस अगर लीव एक्सट्रैक्ट को ले लिया जाए, तो वो प्लेटलेट्स काउंट को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक इंक्रीज करने में बहुत सहायक होता है। उससे क्या होता है, इम्यूनिटी बनी रहती है, प्लेटलेट्स काउंट आपका बढ़ेगा, तो डेंगू जैसे फीवर से लड़ने की क्षमता शरीर में आ जाती है। उसके अलावा जैसे कॉमन फीवर्स हैं, उसमें आर्टिमिसिया का मैंने नाम दिया, मलेरियल फीवर में काम होता है, कुणजा जिसको बोलते हैं। जी। वो बहुत एरोमा होता है उसमें, और कुणजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरियल फीवर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आर्टिमिसिन एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जो एंटी मलेरियल जिसकी प्रॉपर्टी होती है। तो बचपन में हमने भी उसका काफ़ी काढ़ा पिया हुआ है। दूसरा पौधा ये आज हमारे हाथ में यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये इसको भी कड़वी बोलते हैं बेसिकली। तो कड़वी है ये, इसका नाम जो है रॉयलिया साइनेरिया है, लेमेसी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो इसकी लीव का जो जूस होता है, इसको फीवर में, इवन पीलिया में भी इसको दिया जाता है। क्या बहुत सारे, हाँ, ये बहुत सहायक है। इसके अलावा जैसे बसिंगा आप जानते होंगे, सफेद कलर के फूल आते हैं, व्हाइट कलर बसिंगा, हाँ, व्हाइट कलर फ्लावर आते हैं। तो बसिंगा के जो फ्लावर पेटल्स होते हैं या उसकी पत्तियां होती हैं, उनको भी फीवर में, उसका जो काढ़ा बनाया जाता है, फीवर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बड़ी बात मैं कहूँ, अगर जैसे कोविड-19 में आपने देखा हर कोई जो है गिलोय का काढ़ा पी रहे थे। गिलोय सबसे इंपॉर्टेंट है, औषधीय गुणों से भरपूर है। गिलोय का जूस तो आपको मार्केट में मिल जाता है। तो गिलोय भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी कूलिंग एजेंट का काम करता है। तो किसी भी तरह का फीवर हो तो गिलोय तो रामबाण है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो आपने देखा होगा पेड़ों पे बहुत सारी बेल्स होती हैं, लोगों ने घरों के आसपास लगाना भी स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर कुछ आम डिजीज़, क्योंकि ये तो डेंगू और फीवर में आपने काफ़ी अच्छा और एग्जाम्पल देके आपने ये बताया है, नॉर्मल जो आज के दौर में हो रही हैं, इस हेक्टिक दौर में, डायबिटीज़, बीपी की बीमारियां काफ़ी हो रही हैं, हार्ट डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो क्या कुछ आप ऐसे लोकल स्तर पे जो प्लांट्स हैं, कोई आपके ऐसे नॉलेज में हो, हाँ भाई यदि आप उसका सेवन करते हैं, है ना, या उसको नियमित अपने भोजन का एक पार्ट्स बना देते हैं, या सब्जी के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, किसी भी रूप में लिया जाए, तो क्या वे कहीं ना कहीं इन बीमारियों में भी कारगर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन और तन। जी। एक बात और जोड़ देता हूँ कि हेल्थ की बात है तो तन भी जरूरी है, क्योंकि हेल्थ में आपका शरीर, तन भी आता है और मन भी आता है। अगर आप तन और मन से दोनों जगह से ठीक हैं, तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। जी। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले तो मैं अपने खेती से ही बात करूँ। जो हमारा कोदा होता था, मंडुआ जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको रागी बोला जाता है, यूल्यूसिन कोराकाना। तो कोदे की, मंडुए की रोटी बहुत लाभदायक है। अगर डायबिटीज़ की बात करें या हार्ट पेशेंट की बात करें तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको रखूँगा, कोदा झंगोरा आपने कहा है, तो मैंने ये सुना है मेरे नाना जी और दादाजी से, उस टाइम पे भी लोग रेगुलर कोदा और झंगोरा इनका सेवन क्या करते थे। बिल्कुल। और आज गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसको प्रमोट कर रही है, और लोग खरीद रहे हैं मार्केट में, ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत हाई रेट पे भी बिक रहा है। तो क्यों ना इस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट करें। ये आपने कहा है ये हार्ट डिजीज़ में, उससे भी इंपॉर्टेंट है शुगर में।
ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कहीं हायर है। तो यहीं से ये भी अपने आप में हमें मतलब क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसकी। उसके अलावा अगर बात करें डायबिटीज़ की, तो किंगोड़, तो जैसे हम बात करते हैं बच्चों ने, हमने बहुत सारा किंगोड़ खाया है, और किंगोड़ रामबाण है। किंगोड़ का जो रूट होती है, उसकी जड़ों का जो जूस होता है, बेसिकली उसको दारू हल्दी भी कहा जाता है। तो दारू हल्दी का जूस मार्केट में आप देखेंगे, आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा, दारू हल्दी जूस करके बिकता है। तो किंगोड़ के जड़ों का जूस है, तो वो उसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, वो डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। तो वो बहुत रामबाण है उसका। यानी कि सर, अगर मैं कहीं ना कहीं सही हूँ तो जो हम कहते हैं हमारे पूर्वज पहले 80 साल, 90 साल, इवन 100 साल तक काफ़ी अच्छी लाइफ जीते थे, और इसका कारण ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि उनका लाइफ स्टाइल, क्योंकि देखो उन्होंने जो खाना खाया वो अपना ऑर्गेनिक चीज़ें खाई, घर का हमारा जो पारंपरिक खेती से जो भी उत्पाद होते थे, जैसे मैं कहूँ कि मंडवा है, झंगोरा है, चीणा होता था, है ना। तो जो हमारा जो पारंपरिक हमारी फसलें थी, जो उत्पाद थे, उनको उन्होंने कंज्यूम किया। दूसरी चीज़, जो भी कोई बीमारियाँ हुई तो उन्होंने नियर बाय जितने भी औषधीय पेड़ पौधे थे उनसे अपना इलाज किया। तो कुल मिला के कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आप जानते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। और सर, क्योंकि मैं अभी अब मुझे बहुत सारे प्रश्न आपसे करने का मन कर रहा है, क्योंकि आप वनस्पति के क्षेत्र में भी आपने शोध किया है और अध्यापन कराया है, साथ में पर्यावरण भी आपका EVS इन्वायरमेंटल साइंस आपका विषय रहा है। और इस तरफ मैं थोड़ा आपको ले चलूँ। आज विकास के नाम पे, न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत में विकास के नाम पे बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों का कटान किया जा रहा है ना, और इसको रूप दिया जाता है डेवलपमेंट का, कि ये भाई आवश्यक है, अगर हमें विकास करना है, विकसित देशों के साथ होड़ करनी है, तो पेड़ों का कटान करना जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कटान तो ठीक है, लेकिन क्या EVS या जो आपका शोध का विषय रहा है, इसमें इसको इसके एवज में या इसके साइड बाई साइड कोई ऐसा प्लान भी है आपके पास कि हाँ, एक तरफ अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप कोई दूसरा रोड मैप लेके इसको सस्टेनेबल या डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, कोई अगर आप पे रूट मैप हो इसका? तो बिल्कुल, क्योंकि विकास बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको दोनों को एक सिक्के के दो पहलू मानता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन अब उसके लिए क्या हो रहा है, जैसे आपने बोला जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा मेजर इशू है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर हमें हाईवे का एक्सपेंशन करना है, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वहाँ पर जो भी हमारा फॉरेस्ट है उसको, अभी जैसे रिसेंटली एक नया टर्म आया कि इकोलॉजिकल ट्रांसलोकेशन, एक टर्म आया कि जो लिविंग ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उनको वहाँ से सीधे अपरूट करके बहुत केयरफुली उसको कहीं दूसरी जगह, सेफ जगह, बैरन लैंड्स में या वैसी सिमिलर हैबिटेट में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए या सीधे लगा दिया जाए। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। उसके अलावा भी जो बेसिक हमारे पास जो प्रैक्टिसेस हैं कि हम क्यों ना उन स्पीसीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर लें, कौन सी यहाँ पे स्पीसीज़ हैं, वो थ्रेटन कैटेगरी में तो नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ तो नहीं है, ऐसी स्पीसीज़ को हमें क्या करना है कि हमें ट्रांसप्लांट करना है, सीधे नर्सरी डेवलप करी, उनके सीडलिंग को सीधे फ्रेशली एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम करना है। जो कॉमन लैंड्स हैं, बैरन वेस्टलैंड्स हैं, वहाँ पर हम उनको सिमिलर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो एक तरह से एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हमें कराना होगा उसके एवज में, जहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है। या कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर माना वहाँ पर विकास करना, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जैसे सपोज रोड की बात आ रही है, ऋषिकेश वाले 7 मोड़ पे चल रहा था। जी मैं वहीं आ रहा था। तो वो आप ओवर ब्रिज भी बना सकते हैं वहाँ पर, इस तरह के, है ना, ओवर ब्रिज बना सकते हैं। कहीं पर अगर इस तरह का पॉसिबल है तो आप अंडरग्राउंड टनल भी छोटी छोटी बना सकते हैं। लेकिन मेन है कि पर्यावरण भी रहे और पेड़ पौधे भी रहे, हमारे पर्यावरण उन्हीं से है और हमारा डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो मैं दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलने वाला सर पर्यावरण से बहुत अच्छा आपने ये सुझाव दिया। और इसी से जुड़ा मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि अब इतनी भागा दौड़ा का जीवन हो चुका है कि अब हम लोग, जो पहले हम धारे का पानी पिया करते थे, है ना, कहते थे कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आज उसका रूप कहीं ना कहीं बोतल बंद जो पानी होता है ना, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, वो आ चुका है। तो जो ये प्लास्टिक की बोतल्स में हमें पानी पीने की आदत पड़ चुकी है, चाय पीने की आदत पड़ चुकी है, क्या ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया, क्योंकि आज जो है प्लास्टिक सबसे बड़ी पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। ना केवल पर्यावरण के लिए और इवन हमारे मानव के हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, इसमें माइक्रो प्लास्टिक है और ये क्या करता है, हमारे पानी में डिजॉल्व होने के बाद ये कहाँ पहुँचता है, हमारे बॉडी में पहुंच गया। या फिर हमने प्लास्टिक यूज़ किया, पॉलीथीन्स को ऐसे एक्सपोज कर दिया सॉइल में, वो डिग्रेड होने के बाद कहाँ गया,
सॉइल में गया, और सॉइल से क्या होता है आप जानते हैं, प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, तो वाटर और मिनरल को वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से पौधे अपने जड़ों के द्वारा, तो उनमें जो माइक्रोप्लास्टिक था उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ पौधे वो एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसके स्टोरेज पार्ट में स्टोर हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है, कहीं सीड में कहीं फ्रूट्स में स्टोर हो गया, तो हमारी बॉडी में इनटेक हो गया। या हमने प्लास्टिक के जितने भी बर्तन हैं या प्लास्टिक में हमने खाना लिया या फूड की पैकेजिंग करी प्लास्टिक में, है ना, आजकल पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चला, तो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक की कोटिंग हो जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर हमारे कैंसर कर रहा है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दे रहा है, तो कैंसर या ट्यूमर के लिए सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। जितना से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो अपने ट्रेडिशनल जो हमारे अनटिल्स थे या बर्तन थे उनको हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे तांबे का, जैसे तांबा था, तांबा आप जानते हैं कि तांबे के लोटे का पानी अगर आप खाली पेट पी लें तो आपके पेट के रोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारी बीमारियां तो पेट से ही होती हैं, डाइजेशन से सारी बीमारियां राइज होती हैं। तो तांबे का बर्तन है, या पहले आयरन की कमी नहीं होती थी, क्योंकि हमारी कढ़ाई करछी या जो भी होता था सब वो लोहे के होते, तो आयरन डिफिशियंसी खत्म हो जाती थी। और आज क्या है, उसको रिप्लेस कर दिया एल्युमिनियम ने, उससे तो कैंसर और ये सारा की चीज़ें हो रही हैं ना। जी जी जी। तो और इसका कहीं ना कहीं यही परिणाम है कि आज के दौर में बहुत सी बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है ना, ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कह सकते हैं। सर मैं देख रहा हूँ आपने बहुत से प्लांट्स जो हैं यहाँ पर भी 12 मास के मंच पे यहाँ पे सजा के रखे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आप एक एक करके इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और जो आज देखने और सुनने वाले हैं उनको क्या लाभ इसका मिल सकता है, थोड़ा आप इससे भी रूबरू अगर करवाएं। धन्यवाद। मैंने सोचा आज मैं पौधे अपने साथ ले ही लूँ कुछ, अगर तो ये पहला जो प्लांट है हमारा, इसको हम जनरली सेलेस्ट्रस पेनिकुलेटस कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है, और यहाँ पर इसको ज्योतिषमती के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और नाम से जाना जाता होगा। ये बेसिकली रोड के साइड में आपको सेमी क्लाइंबर, ये छोटा मोटा सेमी क्लाइंबर के रूप में दिख जाएगा, और इस तरह के फ्रूट्स इसमें लगे हुए दिखें। तो बेसिकली इसका जो फ्रूट्स हैं और इसके सीड्स से जो ऑयल निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस और इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये, है ना। जैसे कई बार भूलने की बीमारी हो जाती है, तो ये इसके सीड्स बहुत, इसका सीड का जो ऑयल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो इसका सीड ऑयल है इसको एक्सटर्नली भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसमें, जैसे गठिया हो गया, गठिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन पैरालिसिस वगैरह में भी इसका सीड का ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में और भी पौधे मेरे पास एक और सर मुझे इससे देख के अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा, मुझे लिंगड़े की याद आ गई, अचानक से दिमाग क्लिक कर गया। और कुछ समय पूर्व मेरे एक मित्र का कहना था कि लिंगड़ा जो है जहाँ पर वो रहते हैं वो मॉल में बिक रहा था, लिंगड़ा जिसको स्थानीय हम लोग पूछते नहीं है, और वो मॉल में बिक रहा है। और उसका मुझे ये कहना था कि इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं लिंगड़े के। तो क्या ये सच में है या भी ये भी केवल एक मिथ है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल 100% है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। वही मैं बात कर रहा था कि हमें अपने लोकल उत्पादों को या अपने नियर बाय जितने साग सब्जी या वेजिटेबल्स हैं, पेड़ पौधे, उन पर रिलाई करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक है नेचर में। दूसरी चीज़ आपने उठाया जो लिंगड़ा है, डेप्लीजियम एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम है, और ये अब ये हमारे हिमालय क्षेत्रों में बेसिकली जो नमी वाले स्थानों में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बरसात के सीज़न में बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो लिंगड़ा अगर मैं बताऊं, इसमें इसकी प्रोटीन कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा है, लगभग 25 से लेके 50% तक इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। 50% प्रोटीन, 25 to 50%, वो अलग अलग वैरायटी पे डिपेंड करता है, लेकिन 25 to 50% इसमें प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन है। उसके अलावा देखिए फाइबर का अच्छा सोर्स है। आज आप जानते हैं भाई क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हर किसी को गैस की प्रॉब्लम, हर किसी को गैस की प्रॉब्लम हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसमें जो डाइटरी फाइबर है ये लगभग 38 to 40% फाइबर भी प्रोवाइड करता है हमारे लिए। वाह, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम इसमें मिलता है, विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर है ये, और पोटेशियम भी इसमें मिलता है। तो आप लगाइए कितना औषधीय गुणों से भी भरपूर है, न्यूट्रिटिव वैल्यू देखिए बहुत ऊपर है। तो जो लिंगड़ा है, डेप्लीजियम एस्कुलेंटम, इसको प्रमोट करना चाहिए, लोकल लेवल पे हमें कंज्यूम करना चाहिए, और इस तरह से इसको तो स्वरोजगार का साधन भी बनाया जा सकता है। हम पहाड़ी उत्पाद के नाम पे इसको प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को आगे लाने की ज़रूरत है, इनको पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है ना, मॉडर्नाइजेशन, समझ रहे हैं आप। तो हमें बाहर की चीज़ें, वो इटालियन फूड है ना, या और हमें चाइनीज़ फूड हमें ज़्यादा
क्या बोलते हैं, एंटाइज कर रहा है या फैंटेसाइज कर रहा है, हम उस तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास है हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं। यही आज सबसे बड़ी हमारे हेल्थ के डिटोरेशन का कारण है। यानी सर मैं जितनी आपकी बात को समझ पाया हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। यानी प्रकृति ने हमें विटामिन ए, बी, सी, डी, सब कुछ प्रकृति सब ने नेचुरल सब दिया हुआ है प्रकृति ने। पौधों के उनको रूप में। पहचानने की जरूरत है और उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। वो सब दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। यानी कि जो हम गोली के रूप में इंटेक कर रहे हैं वे हम इन प्लांट्स से जो आपके पास रखे हैं यहाँ से भी इंटेक कर इनसे इंटेक कर सकते हैं, है ना सर? कुछ और बताइए जो ये प्लांट्स आपके पास हैं, क्या क्या बेनिफिट्स? तो अभी इसी क्रम में देखिए एक और महत्वपूर्ण पौधा है, आजकल आपको ये बल्कि थोड़ी देर पहले तोड़ दिया था तो ये मुरझा भी गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। ये इसका लोकल नाम है दैया बोलते हैं इसको, और कहीं कहीं पे इसको भिरमोली के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका साइंटिफिक नेम है कैलीकार्पा मैक्रोफाइला। तो आप भी बॉटनी के विद्यार्थी रहे तो थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए, लेमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिस फैमिली में तुलसी आती है। तो ये इसका जो बेसिकली जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। ये माउथ अल्सर और अल्सर को भी ट्रीट करता है। इवन जैसे ओरल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका सीड का पेस्ट। अगर मुंह में छाले हो गए या गम में ब्लीडिंग हो गई, मसूड़ों में खून निकलना, पायरिया वगैरह हो गया, तो अगर माना इसके सीड के पेस्ट को चबा लिया जाए, या पेस्ट को, या बार्क से इसका पेस्ट निकलता है, उसको अगर डिकॉक्शन को यूज़ कर लिया जाए तो ये ओरल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक का काम करता है। इवन जो पेप्टिक अल्सर होता है, इसके सीड का जो पेस्ट है और बार का जो पेस्ट होता है, ये पेप्टिक अल्सर में भी बहुत यूज़फुल है। इवन पाइल्स में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। दैया इसको बोलते हैं, कैलीकार्पा मैक्रोफाइला। दैया जो है नॉर्मली ये मैंने काफ़ी जगह देखा है ना, लेकिन मैं अब जान के ताज्जुब हो रहा हूँ कि इसके इतने बेनिफिट्स भी हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और पुराने लोग तो इसको डायरेक्ट कंज्यूम करते थे। अच्छा, निकाला और खाया? हाँ, इसको निकाला, और इसके फ्रूट्स एडिबल होते हैं, इसके फ्रूट्स खा सकते हैं। सर कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, ऐसा इसका कोई इसको निकाल के और खा गया और 12 मास के मंच पे डॉक्टर साहब ने बताया था? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन लिमिट में इसको यूज़ करना है, ऐसा नहीं जी। तो थोड़ा सा कंसर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाए और पूरा ही खा गए, जी, तो ओवरडोज हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा कंसल्ट करना जरूरी होगा कि भाई कितनी डोज जरूरी है। जी, तो वो जरूरी है, लिमिट में खाना। बहुत सुंदर सर। हाँ जी। और बाकी भी मैं देख रहा हूँ आपने और प्लांट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो मैं बात कर रहा था, आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। बथुआ तो आप सभी जानते हैं, मार्केट में ग्रीन वेजिटेबल के नाम पे बिकता है बहुत हाई रेट पे, और इसमें आयरन का बहुत बेस्ट सोर्स है ये। अगेन जब हम कंडाली की बात करें तो यही बथुआ है, और आप देखेंगे इसमें इस तरह से, देखिए आयरन, अभी हाथ टच करेंगे तो इसमें आयरन निकल रहा है। देखिए अभी ये आयरन है इसमें। ये हाथ में सर कुछ लग रहा है? हाँ, ये सब जो है ये आयरन रिच है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, जैसे मैंने कहा कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है ना, फोलिक एसिड की कमी को दूर करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातें सुन के मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से मुझे अपने बचपन के दिनों में जाना पड़ेगा और उन सब चीज़ों पे, है ना, एक बार एनालाइज करना। तो मैं ये कहूँ कि आज के परिवेश में वो वक्त आ गया है कि हम प्रकृति के जितने करीब रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। जितना हम प्रकृति से ही सीख रहे हैं, प्रकृति के करीब जितना रहेंगे, प्रकृति से जितनी चीज़ें हम लेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। जितना हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का रहेगा उतना हम स्वस्थ रहेंगे। सर बहुत अच्छी बातें, और आपने हर फील्ड में जितनी भी ये बातें हमसे साझा की हैं, ज़रूर आज जो भी 12 मास पे हमको देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर क्योंकि आप तो ज्ञान का भंडार हैं ना, आपने अपना पूरा जीवन प्रकृति, शोध और विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया है। कुछ चलते चलते कुछ संक्षेप में अगर आप अपने दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं, जो आपका इतना अनुभव है 18-20 सालों का, अगर साझा करना चाहें तो वो क्या होगा प्रकृति को लेके? तो मेरा तो यही कहना है कि देखो, प्रकृति एक अमूल्य धरोहर है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो दोहन है हमें एक सस्टेनेबल वे में करना है। मतलब हम अभी यूज़ करें और आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज़ करे, उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। और पर्यावरण को, जैसे आप जानते हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं जितना भी सीजनल वेरिएशन आ गया, पूरे मौसम ही शिफ्ट हो गए, सीजन ही शिफ्ट हो गए। अब देखिए बरसात में बरसात नहीं है, विंटर्स में स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो ये सारा सीजनल पैटर्न में चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़खानी हो रही है। हमारे पेड़ पौधे, हमारे जो फॉरेस्ट है वो डे बाय डे रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि कार्बन का इमिशन बढ़ गया है ना। तो
ये पेड़ पौधे केवल हमें हमारे जो जैसे हमने आज बात करी हमारे औषधीय जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के साथ साथ हमारे जो अदर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी संतुलन बना के रखती हैं। तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हमारे पास पौधों का भंडार है, उनको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए भी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं और उनको प्रमोट करें। और आज की डेट में मैं एक चीज़ और कि अब देखिए हर एक प्रोग्राम होते हैं, जैसे एक पेड़ माँ के नाम, ये सब हरियाली पे पेड़ लगाया या पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ तो हम लगा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे जहन में यही आती है कि पेड़ तो हमने लगा दिए और उसको फ़ोटो खींचा, सोशल मीडिया पे वायरल करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस पेड़ को लुक आफ्टर कौन करेगा, उसकी केयरिंग कौन करेगा। वो हम एक पेड़ लगाएं, हम ज़्यादा न लगाएं पेड़, हम केवल एक पेड़ लगाएं, उस पेड़ की पूरी जिम्मेदारी हम ले लें, उसकी पूरी केयर हम करें, उसका चाहे उसको पानी देना हो, उसमें खाद देनी हो, उसको बचाना हो, किस तरह से उन्हें मतलब जो हमारे डिस्टर्बेंस है हमें उसे बचाना है, कोई जानवर उसे खा न ले, कोई उसे अपरूट उखाड़ न ले, तो हम उसको एक पूरा डेवलप कर दें उसको, तो हमारे सच्ची पर्यावरण के प्रति सच्ची वो होगी। और डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने इतनी बातें बताई और मैं आपसे ये कंफर्म कर रहा हूँ कि जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, हमारे गांव में माताएं बहनें जो देख रही हैं और जिनकी आम समस्या होती है ना, आपने बुखार की बात की, आपने एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी की बात की, आपने डायबिटीज़ की बात की, आपने बीपी की बात की और बहुत सी बीमारियाँ जो भी आपने इन मेडिसिनल प्लांट्स हमसे साझा की हैं। अब शायद जो लोग अब अवेयर हो रखे होंगे वे कहीं ना कहीं आपका नंबर भी मांगने वाले हैं और आपको कॉल्स भी आने वाले हैं, तो आप तैयार रहिएगा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर, और जरूर। एक बार फिर से, क्योंकि अगर आपकी डिमांड और बढ़ती है ना, क्योंकि इसके बाद लोग और जानना चाहेंगे सच में, है ना, इन प्लांट्स के बारे में, तो फिर से अगर आप अपना बहुमूल्य समय है ना हमें दे पाएँ तो हम बहुत बहुत आपका कृतज्ञ रहेंगे और आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आप ऐसे ही ये एक मेरी दिल से एक ख्वाहिश है कि आप ऐसे ही जो ये शोध कर रहे हैं इसको एक उस स्तर पे लेके जाएं कि हाँ, जरूर। जहाँ पर इसका वास्तविक लाभ आम आदमी को है ना, वहाँ तक हमारी प्रायोरिटी यही है कि भाई साइंस को जो है सोसाइटी तक पहुँचाना है, आम आदमी तक, एक लेमैन तक साइंस पहुँचानी चाहिए और वो जरूरी है, तभी उनका भला हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए, यही हमारा उद्देश्य है। सर बहुत बहुत फिर से एक बड़ा थैंक्स कि आपने अपना समय निकाला और पूरे 12 मास के चाहने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।